देश की रक्षा करते गोली खाने वाला नहीं हो सकता देशद्रोही। कमांडो अरुण गौतम की अधिवक्ता राजीव सिंह सेना ने कही बात। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां इन दिनों केंद्रीय जेल रीवा चर्चा का विषय बना हुआ है। जेल में बंदियों को दी जाने वाली यातनाएं और बंदियों से अवैध रूप से रुपए की वसूली करने का मामला ठंडा नहीं हुआ है। 2 महीने पूर्व कमांडो अरुण गौतम जेल से रिहा होकर जेल के अंदर का सारा सच मीडिया के सामने रख लिए। जनवरी में जेल से रिहा होते समय कमांडो अरुण गौतम को अच्छे आचरण के लिए जेलर द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और इसके बाद जेल के अस्पताल में पदस्थ फार्मासिस्ट द्वारा कमांडो अरुण गौतम के खिलाफ एक शिकायत की जाती है, जिसमें उनको जाति सूचक शब्दों का प्रयोग और अभद्रता करने और जान से मारने की धमकी देने की बात कही गई है। सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि जब फार्मासिस्ट के साथ ऐसी घटना घटी थी तो उन्होंने घटना होने के महीनों भर बाद शिकायत क्यों की और जेलर ने कमांडो अरुण गौतम को अच्छे आचरण के लिए प्रशस्ति पत्र क्यों दिया। लिहाजा अजाक थाना से जारी नोटिस पर कमांडो अरुण गौतम के साथ आए उनके अधिवक्ता राजीव सिंह सेना ने मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों पर खुलकर जवाब दिया। अधिवक्ता महोदय, ये अभी ये क्या नाम है इसका, अरुण गौतम जी आए हुए हैं। इनको शायद नोटिस थी कि किसी को जाति सूचक, जेल के कर्मचारी को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किए थे जेल में रहने के दौरान, और वहाँ से इनकी जमानत हुए लगभग 3-4 महीने हो रहे हैं। इस बीच में अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अचानक ऐसे क्यों हो रहा है? क्या इस तरह से जायज़ है या कानून का दुरुपयोग है? नहीं, अरुण गौतम जी को नोटिस मिला है और बतौर मुझे उन्होंने बतौर अधिवक्ता अपनी तरफ से, चूँकि आज हड़ताल को छुट्टी थी कोर्ट की, इसलिए उनकी तरफ से जवाब देने के लिए मुझे साथ में लाए हैं। और कहानी ये है, इनके द्वारा जो बताई गई है वो ये है कि जेल में लगातार करप्शन के मामले बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। वहाँ पर जो बंदी जाते हैं जेल में, उनकी एंट्री होते ही और वहाँ पर जो है जेल के कर्मचारी, चाहे छोटे स्तर का हो चाहे बड़े स्तर का हो, वो कैदियों से उनकी हैसियत के हिसाब से पैसे तय करते हैं जेल की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए। जेल मैनुअल के अनुसार किसी भी कैदी से पक्षपात पूर्वक आप व्यवहार नहीं कर सकते। इस हैसियत से व्यवहार नहीं कर सकते कि कौन सा आर्थिक रूप से मजबूत है और कौन सा आर्थिक रूप से कमज़ोर है। उस हैसियत से आपका व्यवहार नहीं होगा, बल्कि जेल मैनुअल के हिसाब से व्यवहार होगा। वहाँ पर जेल में, हर जेल में नियम है कि एक अस्पताल होगी और अस्पताल में, जेल में आप उपचार, जो भी मरीज़, छोटी मरीज का मरीज़ हो और चाहे बड़ी मरीज का मरीज़ हो, वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ पे प्राथमिक उपचार के लिए भेजा जाएगा। और उसके पश्चात जो है, प्राथमिक उपचार के पश्चात वो अगर बाहर भेजे जाने लायक है कि उसका उपचार जेल के अंदर नहीं हो सकता, तो उसको आप संजय गांधी भेजेंगे। संजय गांधी उसको रेफर करेगा या अपने उपचार करेगा। इस संबंध में आपका एलिगेशन ये है कि सबसे पहले 2 एलिगेशन आपने लगाए हैं कमांडो जी ने, कि वहाँ पर अधिकारी जो हैं, मौर्य साहब जो फार्मासिस्ट हैं, उन्होंने, उनके खिलाफ़ ये है कि वो वहाँ पर जो दवाइयाँ और वहाँ पे अंडे और दूध जो शासन द्वारा मरीजों को मुहैया कराने के लिए प्रदान किए जाते हैं, और वहाँ पर मरीजों को न दे करके सीधे तौर पर, जो कि फ्री में देने का सुविधा है, उसको फ्री में न दे करके पैसे लेकर के मुहैया कराया जाता है। ऐसा आपका एलिगेशन था। तो इस संबंध में आपने एलिगेशन लगाकर प्रेस वार्ता की थी, और प्रेस वार्ता करने के साथ ही आपने जो है वरिष्ठ अधिकारियों को, आपके डीजीपी साहब को और मानव अधिकार को और कई संस्थाओं को आपने भेजा था कि इस संबंध में कार्रवाई की जाए। और बहुत सारे फ़ोन पे नंबर जेल में, जेल के कर्मचारियों के या उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बताए गए लोगों के फ़ोन पे नंबर चालू हैं, और उन फ़ोन पे नंबर पर अगर आप सर्वे करो, हम अरुण गौतम जी ने तो शिकायत की है, इसके पहले 2-3 लोगों ने और शिकायत की थी। रवि जायसवाल जी ने भी वीडियो मैसेज करके शिकायत की थी कि फ़ोन पे पर जो है तो मैसेज के, फ़ोन पे के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र कराए जाते हैं। तो जो फ़ोन पे में पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, उसका भी अपना अकाउंट होता है। जो भी फ़ोन पे नंबर होता है उस पर आपने ट्रांसफ़र तो कर दिए, और उस नंबर से अगर आप सर्च करोगे तो किसके अकाउंट में वो पैसे गए हैं वो भी सर्च हो जाएंगे। तो लगातार कई नंबर जो हैं फ़ोन पे के जेल के कर्मचारियों के चालू हैं,
और उन लोगों से ही पैसे मांगे जाते हैं, परिजनों से। जो जेल के अंदर बंद हैं उनके परिजनों से पैसे मांगे जाते हैं। तो जेल में पैसे की आवश्यकता पड़ती किस लिए है? कैंटीन खुला हुआ है जेल के बाहर, कैंटीन में आप सीधे पैसा जमा करो तो वहाँ पे कैंटीन की जो भी नमकीन बिस्किट की सुविधाएं हैं वो वहाँ पे बंदियों को मिल जाएंगी उस पैसे के जो कैंटीन में जमा होते हैं। लेकिन अगर फ़ोन पे किसी को पैसे मंगाए जाते हैं और वो उसका रिकॉर्डेड एविडेंस है, ऐसा नहीं कि ये हवा की बातें हैं, ये तो करप्शन के संबंध में शिकायत किया जाएगा, लोकायुक्त में किया जाएगा और अन्य संस्थाएँ जो भी हैं इस संबंध में जाँच करने के लिए अधिकृत, वहाँ पर इस संबंध में शिकायत की जाएगी। और सिर्फ ये मुहिम उनकी शिकायत की वजह से नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि अरुण गौतम जी से कि आज से ही जब से वर्किंग डे शुरुआत हो तो आप जेल के जितने कर्मचारी हैं उनकी जब से उनकी नौकरी लगी है और जब से उन्होंने एफिडेविट दिया है प्रतिवर्ष कि हमारी सैलरी इतनी है और हमारी इनकम इतनी हुई है प्रत्येक वर्ष में, और इनकम का रिटर्न जो भी भरते हैं वो, और सैलरी का कि हमारे एक साल में हमारी इतनी आमदनी हुई है, उसकी जांच कराई जाए। उसके पश्चात हम लोग जांच करा के देंगे कि इनके और कितनी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पर इन लोगों ने बना के रखी है, किनके नाम से बना के रखी है। भ्रष्टाचार का जेल का मामला आए दिन लोग उजागर करते हैं, उनके बातों को दबाने के लिए तरह तरह का प्रार्थना पत्र या फर्जी मुकदमा कराने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरीके का, और अभी भी जेल अधीक्षक के ऊपर गृह मंत्रालय से लेके सारी चीज़ों का एविडेंस देने के बाद भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या लगता है कि मतलब किस तरीके से इनका चल रहा है? देखिए, ऐसा है कि आप विपक्ष में तो सरकारें, ऐसा है कि चाहे वो जेल की बात हो चाहे बाहर आम जनता की बात हो, आप आवाज़ उठाओगे किसी के खिलाफ भी तो आपकी आवाज़ दबाने के लिए शासन प्रशासन जो है वो तरह तरह के हथकंडे अपनाता है, मुकदमेबाजी करता है। अब जेल के अंदर अगर कोई बंदी बंद है और जेल के अंदर बंद रहते हुए आपके खिलाफ कोई शिकायत नहीं कर सकता, ये जानते हैं कि आपको रहना वहीं पे है, शिकायत सुनेगा कौन? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही एक साधन है जिसमें कैदी जो है सीधे तौर पर जज के सामने शिकायत कर सकता है। लेकिन जब वो बीसी के सामने खड़ा होता है और जज साहब के सामने खड़ा होता है बीसी के माध्यम से, उसके पीछे भी कैदी और वहाँ के कर्मचारी खड़े रहते हैं कि अगर कुछ भी आपने बोला तो आपको बीसी के बाद फिर रहना जेल में ही है। तो उस दरमियान कोई कैदी जेल के अंदर से कोई शिकायत कर नहीं पाता। बाहर कोई आके वहाँ के अंदर की कोई शिकायत करता है तो आप इस तरह के टाल देते हो कि आप जो है रहते हुए क्यों नहीं शिकायत की आपने, तो या तो आप जेल में रहते हुए मार खाओ चुपचाप, या वहाँ से शिकायत करो फिर मार खाओ। तो अगर कोई सच्चाई नहीं है, आखिर स्वतंत्र भारत देश के अंदर इस तरीके से मानवाधिकार का हनन हो रहा है, कब तक चलेगा? लोग जानते हुए भी इस पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये कब तक चलेगा? अब तो तात्कालिक रूप से जैसा कि बंदी आते हैं, जो भी विचाराधीन बंदी हैं, ट्रायल वाले बंदी हैं, कोर्ट भी कहती है, संविधान भी कहता है कि जब तक कोर्ट ट्रायल में हैं तब तक आप उनको कन्विक्शन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, कि जैसे कन्विक्टेड जैसे कैदी होते हैं उनकी तरह ट्रीट नहीं कर सकते। ट्रीट करने का मतलब है कि आप ना तो उनसे कोई काम ले सकते हैं और ना ही किसी तरह से कोई अन्य तरह से दंड दे सकते हैं। आप वहाँ पर लोग, जैसा कमांडो जी ने बताया और लोगों ने बताया जो छूट के आते हैं, कि वहाँ पर काम कराने का पैसा लेते हैं, झाड़ू पोछा लगाने का पैसा लेते हैं, आपको अंडा देने का पैसा लेते हैं, दूध देने का पैसा लेते हैं, रोटी ज़्यादा संख्या में देने का पैसा लेते हैं, और फ़ोन पे के माध्यम से पैसा लेते हैं। फ़ोन पे तो एविडेंस है ना, वो दिए जा चुके हैं, कई जगह दिए जा चुके हैं। तो आप अगर निष्पक्ष जांच करने के लिए इतना ही आतुर हैं कि आप जो है, एक जेल के कर्मचारी ने आपके समझ शिकायत कर दी और एक फ़ौजी का सम्मानित व्यक्ति जिसको फ़ौज से कई मेडल मिल चुके हैं, उसको आप थाने में बुलाकर बंद कर देते हैं, पूछताछ कर लेते हैं, और उसके पहले आप जो है रासुका जैसी गंभीर धाराएं जो कि राष्ट्र के खिलाफ अपराध करने वाले या षड्यंत्र करने वाले के विरुद्ध लगती हैं, एक ऐसे देशभक्त के खिलाफ लगा दिया आपने जिसको सेना ने मेडल दे रखे रखा है, सम्मान करके रखा हुआ है, जिसने अपने सेना में रहते हुए देश के लिए गोली खाई हुई है, उसके खिलाफ आपने एनएसए जैसी धाराएं लगा दी हैं। और मात्र इसलिए लगा दी क्योंकि वहाँ की आम जनता ने ये आवाज़ उठाई थी कि विद्युत मंडल के कर्मचारी जो हैं जानबूझ करके विद्युत जो है मुहैया नहीं करा रहे हैं,
जानबूझ करके ट्रांसफार्मर नहीं लगवा रहे हैं, जानबूझ करके बिजली के तार जो है जोड़ नहीं रहे हैं, काट दे रहे हैं। तो जिससे बिजली बाधित हो और लोगों को सुविधाएं न मिलें, बिजली न मिलने की वजह से लोग सिंचाई न कर पाएँ, लड़के पढ़ाई न कर पाएँ। तो आप रिटायरमेंट होने के पश्चात इस संबंध में आवाज़ उठा रहे थे, और आवाज़ उठाने की वजह से वो लोक सेवक जिसका भी ट्रायल चल रहा केस, वो सही है कि गलत है वो ट्रायल में डिसाइड होगा, लेकिन उस लोक सेवक की बातों को आपने मान लिया तो ठीक है, उनकी बातों को मान लिया तो आपने 353 लगा दिया, ठीक किया, ट्रायल चलेगा, सही है गलत है। लेकिन एनएसए लगाने की क्या ज़रूरत थी आपको? एनएसए लगा के तो आपने गलत किया था ना। एनएसए तो उन्हीं लोगों के ऊपर लगाया जाता है जो कि हैबिचुअल हों और राज्य के विरुद्ध अपराध कर रहे हों, राष्ट्र के विरुद्ध अपराध कर रहे हों, और कई तरह गंभीर मुकदमे में हत्या, बलात्कार, लगातार उनके अपराध इस तरह के दर्ज होते रहे हों। कोई ऐसा मामला आपके खिलाफ नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि जब आपके खिलाफ शासन ऐसे व्यक्ति के खिलाफ रासुका लगा रहा है जो देशभक्ति का सीधा उदाहरण है कि वो गोली खा चुका है, उसको मेडल मिल चुके हैं, तो पहले भी कार्रवाई दूषित कार्रवाई थी, रासुका की कार्रवाई, और अब भी जो प्रयास किए जा रहे हैं कि आप जो है जेल के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओ, आप जो है विद्युत मंडल के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओ, चुपचाप जैसे विपक्ष को दबा करके जेल भेजा जाता है, ऐसे रीवा के छोटे स्तर पे भी अगर आवाज़ उठाएगा कोई छोटा कर्मचारी व्यक्ति, सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से, उस समय तो आप देशभक्त के हैसियत से फौज में थे, लेकिन आज सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से समान आदमी रहकर आवाज़ उठा रहे हो, तो जैसे कोई राजनीतिक दल विपक्षी पार्टी का आवाज़ उठाता है सत्ता पक्ष के खिलाफ तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसी तरह आज आप आवाज़ उठा रहे हैं तो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच करके मुकदमे रचने का प्रयास रहा है कि आप जो है बोलो मत, चुपचाप सुनते रहो, सहते रहो बस। शुक्ला। थोड़ा तेज बोलिएगा। क्या नाम है आपका? गुलाबवती शुक्ला। गुलाबवती जी, आपके पति राजू शुक्ला है ना, उनकी अभी 3 दिन पहले मौत हुई है, क्या घटना थी, क्या जानते हैं इस बारे में? 11 तारीख को मैं फ़ोन करा तो फ़ोन नहीं उठा। एक ही बार मेरे बच्चे से पैसा मांगी, पैसा लेके। कितने पैसे की मांग हुई थी? 1 लाख। किसने मांगा था? अब अंदर वाले मांगी, अंदर से ही मौर्या साहब है, कमांडो साहब है। हाँ, तो नहीं दिए। तीसरे बार 13 तारीख का यह घटना हो गई। अच्छा, आपके द्वारा पैसे की मांग की गई, आपने पैसे नहीं दिए तो 13 तारीख को उनकी मौत हो गई। तो मौत कैसे हुई, ये जानकारी आप लोग को हुई? नहीं जानकारी। ये जानकारी जेल में सब पता चला। मैंने जैसा मैंने बताया 4 आरोपी थे, 4 में से एक जो है बीच ट्रायल मतलब जब बीच गवाहियाँ हो रही थी और उस दरमियान वो हो गया था, एक सही फरार। कमांडो साहब, आज आपको जो है आज़ाद थाना बुलाया गया था, किस मामले में? देखिए, पहले तो जो आप लोग अभी ये माइक लगा दिए, ये आपका स्टेटमेंट ले रहे हैं, तो अभी आपके यहाँ स्टेटमेंट देने से भी मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मैंने स्टेटमेंट दिया था जेल से बाहर आने के बाद, जिसके कारण अभी यहाँ पर अजाक थाने में आया हूँ। आप देखे रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि अभी फिर दोबारा आप लोग ये ले रहे हैं तो कहीं फिर मैं किसी और चीज़ का शिकार न हो जाऊँ। मुझे इसलिए बुलाया गया था कि मैंने जब जेल में था तो वहाँ पर जब तक जेल में था तो सब चीज़ अच्छा रहा, मुझे प्रशंसा पत्र भी मिला जेल से, जेल अधीक्षक द्वारा दिया गया। परंतु जेल से बाहर आने के बाद जैसे ही आप लोगों के बीच आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेल का पूरा सच्चाई और जो आप बीती थी उसको मैंने शासन प्रशासन को अवगत कराया, साथ ही जेल विभाग को भी अवगत कराया, वो मेरे लिए अभी भारी पड़ रहा है। अभी किस तरीके का भारी पड़ रहा है? वो अभी जैसे वहाँ पर विवेक कुमार मौर्य थे फार्मासिस्ट, उनके ऊपर भी एलिगेशन लगा है, क्योंकि दूध अंडा वही बेचते थे और जो मरीजों का रहता था, और जो हॉस्पिटल से संजय गांधी हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करना वो पैसा लेकर के करते थे। आज भी मैं बता रहा हूँ कि यदि सच्चाई है तो तन्मय मजुमदार एक बंगाल का है, वो यहाँ पर काफ़ी उसकी स्थिति बहुत गंभीर है। उसकी वाइफ, उसकी पत्नी, चूँकि मैं एक समाज सेवी हूँ, मेरे पास फ़ोन करती हैं कि कमांडो भैया ऐसे परेशान हैं, बहुत स्थिति बहुत ख़राब है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में मैं देखी हूँ तो आज तक क्यों नहीं हॉस्पिटल में एडमिट करा दिए, क्योंकि वो उसकी पत्नी नेचर से पत्रकार है
तो जब वो पत्रकार है तो उसका अगर पैसा होगा तो और उजागर होगा, वो नेशनल चैनल में चलने लगेगा। अभी तक तो हम जो अपना बयान दे रहे हैं, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमको दबाने के लिए सिर्फ ये काम किया जा रहा है। बाकी मुझे शासन प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि मेरे साथ ऐसा कुछ गलत नहीं होगा। क्या वहाँ पे जो उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता है उनके खिलाफ ऐसे ही षड्यंत्र रचा जाता है? बिल्कुल रचा जाता है। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाए हैं वो उनका शकल आज तक आप नहीं देखे होंगे। अच्छा, एक अभी 2 दिन पहले जो है एक राजू शुक्ला करके बंदी की मौत हुई है और उनका आरोप है कि वहीं मार दिया गया था, जो भी था। इसमें भी आपको कुछ बोलना है क्या? देखिए, पहले ये तो सच्चाई है कि वहाँ हेलीकॉप्टर बना करके पिटाई करते हैं, लेकिन राजू शुक्ला का मृत्यु कैसे हुआ, चूँकि मैं उस टाइम पर जेल में नहीं था, उसके बारे में मुझे पता नहीं है। परंतु जब मैं था वहाँ पर एक बार, तो उस टाइम पर कमल सिंह बघेल और राजू शुक्ला का, इनका दोनों का बहुत पिटाई हुआ था। क्या हेलीकॉप्टर उनको भी बनाया गया? हेलीकॉप्टर बना करके। हेलीकॉप्टर से नीचे तो वहाँ मार ही नहीं पड़ती। पैसा आप दे दोगे तो कोई लोगों का ये भी आरोप है कि 3 बार से ज़्यादा जो हेलीकॉप्टर पे, जेल के हेलीकॉप्टर पर सवार हुआ, उसकी मौत होना तय है। तो क्या कहीं राजू शुक्ला 3 बार से ज़्यादा जेल के हेलीकॉप्टर पर तो नहीं सवार हुआ? अब देखिए, एक बार तो मैं स्वयं था, एक बार तो मैं स्वयं देखा हूँ, और अगर लगता है तो जेल प्रशासन को कि ये भी आरोप झूठा है तो उनका CCTV कैमरा, कमल सिंह अभी जिंदा है, राजू शुक्ला तो नहीं है, कमल सिंह से डेट पता कर लें और CCTV कैमरा उसका खंगाला जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी अजाक थाना आए थे आप, आपको यहाँ से क्या कहा गया? मुझे कुछ नहीं, मेरा जो कथन था, मेरे ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाया था कि जब कमांडो अरुण गौतम जेल में थे तो वो उच्च स्तरीय व्यवस्था कमा करते थे, मुझे जात सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते थे और मुझे धमकियां देते थे। मेरे ऊपर पहले से भी 2 बार हमला हो चुका है और कमांडो अरुण गौतम एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। ये आते समय मुझे जान से मारने की धमकी दिए हैं कि बाहर जवाब। ये एलिगेशन आपके ऊपर कब लगा? ये मेरे ऊपर लगा, अभी मुझे तो सूचना आज प्राप्त हुई है, लेकिन एलिगेशन इन्होंने जो लगाया है कि जिस दिन मैं जेल से रिहा हुआ, यानी 21 तारीख को मैं जेल से रिहा हुआ हूँ, और फरवरी महीने में इन्होंने, डेट तो हमको नहीं बताया गया फरवरी का कौन सा महीना है, लेकिन फरवरी महीने में इनका शिकायती पत्र अभी DSP साहब बता रहे थे। कब छूटे थे आप? मैं छूटा था 21 जनवरी 2023 को। और एलिगेशन फरवरी में लगा है। आप जब जेल प्रशासन का चिट्ठा खोल दिया उसके बाद मैंने 1 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और 3 तारीख को DG साहब से मैंने टेलीफोन में बात करके पूरा जेल का कारनामे, भ्रष्टाचार के बारे में अवगत कराया। साथ ही व्हाट्सएप के माध्यम से महोदय को मैंने मैसेज भी भेजा। इसके बाद पत्राचार किया। 3 मार्च को पहला पत्र हमने लिखा, फिर 7 मार्च को हमने दूसरा पत्र लिखा और बाई मेल के जरिए मैं माननीय जेल महानिदेशक महोदय, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेकर के जितने भी उच्च पदाधिकारी थे, क्या लगता है जेल के खिलाफ, जेल के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने पे ही आप ये गलत षड्यंत्र में रचा जा रहा है आपके खिलाफ? बिल्कुल रचा जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे और भी अभी डर है कि हो सकता है मुझे जान से मेरे ऊपर जानलेवा हमला करा दें, और या किसके द्वारा? इन्हीं जेल अधीक्षक SK उपाध्याय, चक्कर अधिकारी प्रशांत चौहान और फार्मासिस्ट विवेक कुमार मौर्य, जिनके ऊपर इन लोगों से आपको जान का खतरा? मेरे जान का खतरा है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं महिला छेड़खानी के आरोप में पास्को 76, NDPS, कोरेक्स जैसे अपहरण जैसे संगीन गंभीर धाराओं में मुझे ये फंसा सकते हैं। मुझे ऐसा पूरा अभी ये विश्वास होने लगा है कि इस तरीके से साजिश मेरे ऊपर हो सकती है, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन के ऊपर मुझे भरोसा है कि जब तक SP नवीन भसीन जी हैं तब तक ये संभव नहीं है, लेकिन साजिशें रची जा सकती है। नाम बता दीजिए। कमांडो अरुण गौतम। 3 दिन पहले राजू शुक्ला की मौत हुई है, क्या मामला था पूरा? मामला ये था साहब, हमारा भाई 307 के तहत कैदी था, जेल में बंद था, उसको 7 साल की सज़ा थी। 12 महीने 13 दिन उसको हो चुके थे। उससे 1 लाख रुपया पर मंथ मांगा जा रहा था। बीवी बच्चे पालने वाले आदमी को 1 लाख रुपए बहुत होते हैं, तो दे नहीं पाए थे। कौन मांगता था अंदर? वो अंदर जेली मांगते थे, कैदी लोग मांगते थे, जेलर लोग मांगते थे। उनका नाम था SK उपाध्याय और डॉक्टर चौहान, जेलर थे विवेक मौर्य जी। ये तीनों जन मिल के उसको मर्डर किए और वहाँ पे सत्य घटना है
कि हमारे भाई की मौत हुई है। 7:07 में हमारे पास फ़ोन आया था 13 तारीख को। ये 14 तारीख की रात की कहानी है। हमारे पास शाम के फ़ोन आया, हम रात को आए रीवा संजय गांधी, वहाँ पे हमारा भाई नहीं मिला हमको। तो फिर क्या फ़ोन आया था? फ़ोन आया था कि वो तबीयत खराब है, और इसके बाद हमको कोई नहीं सूचना दी। डॉक्टर साहब ने बोले कि आपके भाई का डेथ हो चुका है। पुलिस वालों ने हमको डॉक्टर वहाँ पे दिखाए भी नहीं कि आपके भाई हैं कि या नहीं हैं। तो फिर ये जब शाम को हमको खबर लगी तो हम आए तो पूरी संजय गांधी ढूंढ डाला, हमको मिले ही नहीं। और फिर इसके बाद दूसरे दिन जब हमारी पीएम के लिए रिपोर्ट के लिए आए, जज साहब मैडम थी, वो आई तो उन्होंने पीएम किया। उसके इतने पट्टे लगे थे कि ये पूरा एक तरफ से उपटा हुआ था, पूरा एकदम लाल काला स्याह पड़ा हुआ था। और उन्होंने मैडम ने जब अपने रिकॉर्डिंग में हम लोग आए कि हम लोग को रिकॉर्डिंग चेक कराना है, दिखाना है, तो मैडम ने दिखाया भी नहीं। मैडम ने वो सबको भगा दिए। अपना ही उन्होंने कैमरे से रिकॉर्डिंग करवा के और बोले कि अभी आपका जो सत्य होगा वो सत्य मिल जाएगा। तो हम लोग को भगा दिया गया था। जब पीएम के लिए हम लोग बोला कि हमको पीएम में रहने दीजिए मैडम, तो उन्होंने जो डॉक्टर भी थे और जो मेहतर थे वो पीएम करने वाले, उन्होंने बोले किसी को हम इजाज़त नहीं देते हैं, हम लोग खुद करते हैं। जो सत्य घटना होगी वो आपको मिल जाएगा। ये हमारे साथ अन्याय है साहब। आप अभी पुलिस प्रशासन या सरकार से क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमको सत्य की न्याय चाहिए। हमने मैडम से कहा भी था कि हमारा भाई जेल का कैदी था तो आपकी अमानत थी, वो हमारी अमानत हमको वापस दे दीजिए, बाकी हमको कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने जब हमको 302 के तहत मुकदमा उनके ऊपर दायरा किया जाए, चाहे वो जज हों या जेलर हों या पुलिस प्रशासन हो, उनके लिए ही लागू किया जाए, क्योंकि हमारा भाई हमको अब नहीं मिलेगा और न तो रिटर्न आ पाएगा। तो जो हमारे साथ घटना हुई है वो हमको सत्य की आवाज़ चाहिए साहब। जो 1 लाख रुपए की मांग की गई थी जेल के अंदर से, वो किस माध्यम से और किस नंबर से की गई थी? वो नंबर तो हमारे पास अभी नहीं है साहब। मिलने ही गए थे, 3 दिन पहले मिलने गए थे, तो उन्होंने बोला जो जेल के कैदी थे कि वो राजू आपका घूमने गया है, जो कि जेल में कोई घूमने नहीं देते। और मैंने वो प्रशासनिक बात करवाए। जेल में बंद के दौरान कितना पैसा आपने दिया जेल में? कम से कम 5 से 6 लाख रुपए दे चुका साहब। किस माध्यम से आपने पैसे दिए? ये पुलिस प्रशासन के हिसाब से देते, जो वहाँ जो जेल के कैदी होते हैं, जो वहाँ पे आते थे बात कराने के लिए, राजू शुक्ला आपका फ़ोन आया है, उन्हीं के माध्यम से उनको पैसा मिल जाता था। वो राजू देते थे या फोन केस देते थे, केस कर देते जी। कभी कभी फ़ोन में बोल देते थे कि फ़ोन में कर दो, फ़ोन में भी हो जाता। रिकॉर्ड है उसकी रिकॉर्डिंग तो अभी हमने साहब, ऐसी कोई घटना ही नहीं थी कि हम रिकॉर्डिंग करें। पूरा केस हुआ है साहब, पूरा केस दिया गया था। अब वो कैसे तो लेते थे, फ़ोन में उनको आने जाने का तो कोई इशारा ही नहीं रहता था। तो ये 25 नंबर रूम है, उस पे ले जाके दिलवाते थे सिपाही लोग। जेल में 25 नंबर रूम है। हाँ, जेल में बाहर जो सिपाही लोगों को मिला है वो 25 नंबर जो रूम है उस पे मैं ही जाता था। आप राजू शुक्ला के कौन हो? मैं उनका भतीजा हूँ, वो मेरे मौसा जी हैं। पैसा आप ही पहुँचाते थे? हाँ, मैं और राजू शुक्ला के लड़के रहते थे। कितने बार आपने उनको पैसे दिए और कितने दिए हैं? कई बार हम लोगों ने पैसा दिया, 5000 10,000 करके देते थे। किसके हाथ पे देते थे? कुछ जब हम लोग मुलाकात के लिए जाते थे तो मुलाकात में जो अंदर कैदी रहते थे वो उन लोगों के आदमी बाहर खड़े रहते थे, तो उन आदमी को दिलवाते थे। क्या बोल के पैसे लिया जाता था? ये बोल के लिया जाता था कि जेलर साहब को देना है, सबको ऊपर तक देना पड़ता है, और आपके भाई को अच्छा हम खाना खिलाएंगे। आपने कभी इन सब चीज़ों को लेकर आवाज़ नहीं उठाया? आवाज़ उठाया, जेलर साहब को एक बार बताया था राघवेंद्र अग्निहोत्री को फ़ोन करके, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद उन राघवेंद्र अग्निहोत्री खुद बैठकर मरवाए थे। ये करीब अक्टूबर-नवंबर की बात है। किसको मरवाए थे? राजू शुक्ला को बैठकर 200 पट्टे मरवाए थे। मतलब सुविधा के लिए पैसा लेते? सुविधा के लिए पैसे लिया जाता था। जी।